जय हिंद दोस्तों। मैं विपिन गाइडेंस गुरु के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज से हम लोग विजय भव सीरीज को पढ़ेंगे, जो कि एसएससी जीडी को टारगेट करते हुए अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हम विजय भव सीरीज़ में हिंदी को प्रारंभ करेंगे और कहाँ से प्रारंभ करेंगे? वर्णमाला से। आज पहली क्लास होगी और पहली क्लास में हम लोग वर्णमाला से प्रारंभ करेंगे और एक क्लास इसके बाद कुछ और आने वाली है, जो कि इसमें 20 क्वेश्चन होंगे जो एसएससी जीडी में आते हैं। जैसा कि 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी जीडी में। इस बार नया सिलेबस हुआ है और नए सिलेबस में 20-20 क्वेश्चन करके सारे क्वेश्चन आ रहे हैं चारों सब्जेक्ट के। तो हम लोग किसको पढ़ेंगे आज? हिंदी को। तो प्रारंभ कर लेते हैं हिंदी को। और विजय भव सीरीज़ के नाम से ये सीरीज़ प्रारंभ की जा रही है। आज पहली क्लास है और वर्णमाला की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो आज हम लोग वर्णमाला में वर्णमाला अध्ययन करेंगे, वर्णमाला का अध्ययन करेंगे। तो देख लेते हैं आज वर्णमाला का अध्ययन। वर्णमाला का अध्ययन। अब इस वर्णमाला के अध्ययन में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसको भी देखेंगे। तो वर्णमाला के इस अध्ययन में सबसे पहली चीज़, एक शब्द ये उठता है, एक सवाल ये उठता है कि हम वर्ण किसको कहते हैं और अक्षर किसको कहते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वर्ण क्या होता है और अक्षर क्या होता है। तो हम देखेंगे वर्ण, यहाँ पे हम 3 चीज़ों को देख रहे होंगे। एक देख रहे होंगे क्या? वर्ण। क्या देख रहे होंगे? वर्ण। और दूसरा देखेंगे अक्षर। और तीसरा देखेंगे ध्वनि। तो वर्ण क्या होता है, वर्ण के बारे में जानेंगे। अक्षर क्या होता है, अक्षर के बारे में जानेंगे। और ध्वनि क्या होता है, ध्वनि के बारे में हम जानेंगे। तो मुख से निकलने वाली, सबसे पहले देखते हैं किसको? वर्ण को। तो वर्ण हम किसको कहेंगे? मुख से निकलने वाली, क्या कहेंगे? मुख से निकलने वाली ध्वनियों के, मुख से निकलने वाली ध्वनियों के लिपिबद्ध अध्ययन को हम क्या कहते हैं? लिपिबद्ध अध्ययन को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण कहते हैं। तो ये वर्ण क्या होते हैं? तो वर्ण ये होते हैं कि जो मुख से निकलने वाली ध्वनि है और उसके लिपिबद्ध अध्ययन कर दिया जाए तो उसी को हम वर्ण कहते हैं। अच्छा, अक्षर किसको कहते हैं? तो अक्षर के बारे में हम देख रहे होंगे। अक्षर को हम 2 कंडीशन में पहले देख लेते हैं। जैसे कि एक हमने वर्ण लिया क्या? का। अब ये का है, इसको हम 2 प्रकार से तोड़ देंगे। देखो, एक क्या है? का और आ। अब ये क्या है कि ये स्वर रहित है और ये क्या है? स्वर है। अब ये स्वर सहित है। तो अच्छा, अगर हम इसी को देखें तो थोड़ा सा इधर देखो, अगर हम इसको तोड़ें अक्षर को तो क्या होगा? आ धन क्षर। क्या होगा? आ धन क्षर। और आ का मतलब होता है क्या? आ का अर्थ क्या होता है? आ का अर्थ होता है नहीं या फिर बिना। आ का अर्थ होता है नहीं या फिर बिना। और क्षर का अर्थ होता है क्या? क्षर का अर्थ होता है जो कि इसका मतलब आ का अर्थ क्या होता है? बिना या फिर नहीं। और क्षर का अर्थ क्या हो जाता है? विनाश।
जिसका जिन वर्ण का या जिस अक्षर का विनाश ना हो उसी को हम क्या कहते हैं, जिसका विनाश ना हो उसी को हम क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। तो जिसका विनाश नहीं होता है उसी को हम क्या कह रहे होते हैं, अक्षर। अच्छा, ध्वनि क्या होती है, जिन वर्णों का उच्चारण केवल मौखिक रूप से किया जाता है, किसके रूप से, मौखिक रूप से किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। वर्ण के मौखिक रूप को हम क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। तो इसको भी देख लेते हैं, क्या कहेंगे इसको, वर्ण के मौखिक रूप को, मौखिक रूप को, वर्ण के मौखिक रूप को ध्वनि कहा जाता है, ध्वनि कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। तो हमने क्या देखा, वर्ण क्या होता है, अक्षर क्या होता है, और ध्वनि क्या होती है, अक्षर क्या होता है और वर्ण क्या होता है। अच्छा, इसके बारे में, अक्षर के बारे में अगर हम थोड़ी सी और बात जानें कि मतलब जिनका विनाश नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं अक्षर। लेकिन अगर हम इनकी परिभाषा की बात करें तो क्या होगी, ऐसी ध्वनियाँ जिनका क्या होता है, विनाश नहीं होता है, जिनका विनाश नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं ऐसी ध्वनियाँ जिनका विनाश नहीं होता, जिनका विनाश नहीं होता। तो हमने यहाँ पे जाना किसके बारे में, एक तो देखा हमने क्या, वर्णमाला के अध्ययन को हमने जब प्रारंभ किया तो वर्ण के बारे में, अक्षर के बारे में और ध्वनि के बारे में। वर्ण क्या है, मुख से निकलने वाली ध्वनियों के लिपिबद्ध अध्ययन को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। अक्षर क्या है, जिनका, ऐसी ध्वनियाँ जिनका विनाश नहीं हो सकता वो क्या कहलाते हैं, अक्षर। और ध्वनि क्या होते हैं, वर्ण के मौखिक रूप को हम क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। अगर हम इनके क्रमबद्ध अध्ययन को देखें, इसको हम अगर क्रम में लगाएं तो इसका क्रम क्या होगा, इसका क्रम क्या होगा, इसका क्रम देखते हैं तो देखो क्रम क्या हो जाएगा इसका, सबसे पहले क्या आ जाएगी, ध्वनि। क्या होगी, ध्वनि। और ध्वनि से फिर आएगा वर्ण। क्या आएगा, वर्ण। और वर्ण के बाद फिर आएगा, क्या आएगा, अक्षर। क्या आएगा, अक्षर। और अक्षर के बाद आएगा शब्द। क्या आ जाएगा, शब्द। और शब्द के बाद आ जाएगा वाक्य। वाक्य। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे रहती है, क्या वर्ण और अक्षर को पढ़ना ज़रूरी है। हालांकि ये क्रम तो यही होता है, लेकिन कभी एग्ज़ाम में ऐसे नहीं पूछते हैं। कभी कभार ये पूछ लेता है कि इसका जो क्रम रहेगा वो क्रम में कभी ये दे दिया, 4 ऑप्शन दे दिए, इनको क्रमबद्ध अध्ययन में, अक्रमबद्ध में करिए। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होती है, पहले ध्वनि आएगा, वर्ण, अक्षर, शब्द, वाक्य, ऐसे ही बढ़ता रहता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वर्ण के बाद अक्षर हो, इस पे हम बहुत ज़्यादा नहीं देखेंगे। अब यहाँ से जो बनने वाले क्वेश्चन हैं उनको हम देख लेते हैं। जैसे अगर ये कह दिया जाए कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, क्वेश्चन ये कर लिया, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई। देख लेते हैं, हम प्रश्न लेते हैं, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई। छोटी इकाई, पहला क्वेश्चन। दूसरा हम अगर देखें तो भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई। एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई।
लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई। अब यहाँ से इन 3 क्वेश्चन हैं और इनके तीनों के जवाब अलग अलग होंगे, तो आप बताइए इसका क्या जवाब होगा। तो देखो, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, जैसे कि अभी हमने बताया, क्या होगी? ध्वनि। क्या होगी? ध्वनि। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? ध्वनि होगी। अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करें, अब उसमें ना तो मौखिक शब्द का प्रयोग किया गया है और ना ही लिखित भाषा का प्रयोग किया गया है। अब इन दोनों कंडीशन में हमारा जवाब क्या हो जाएगा? वर्ड। क्या हो जाएगा? वर्ड। अब इन दोनों कंडीशन में हमारा जवाब हो जाएगा वर्ड। उसके बाद अगर लिखित भाषा की बात करें तो लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ड। तो यहाँ पे तो वर्ड रहती ही है। तो अब देखो, क्वेश्चन बनते हैं, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड, या फिर कहे भाषा की सबसे छोटी इकाई तो क्या होता है? वर्ड। अच्छा, वर्ड के बाद हम थोड़ा सा जान लेते हैं वाक्य और शब्द के बारे में। थोड़ा सा वाक्य और शब्द के बारे में देखेंगे। अब वाक्य क्या है और शब्द क्या है? जैसे मैंने कहा वाक्य, और एक देखते हैं हम शब्द। किसको देखते हैं? शब्द को। इन दोनों को हम देखने का प्रयास करेंगे और देखते हैं क्या कंडीशन रहेगी इसकी। ये हो गया वाक्य और ये हो गया शब्द। अच्छा, तो पहला प्रश्न ये उठता है कि जो शब्द है कैसे बना है, शब्द का निर्माण कैसे हुआ। तो शब्द जो बना है वो वर्णों के सार्थक समूह से क्या होता है? शब्द का निर्माण होता है। तो वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अच्छा, वाक्य किसको कहते हैं? तो जो भाई वर्ण के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द। और शब्दों के सार्थक समूह को हम क्या कह देते हैं? वाक्य कह देते हैं। तो थोड़ा थोड़ा लिख लेते हैं। हम शब्द में क्या कहेंगे? वर्णों के सार्थक समूह। वर्णों के सार्थक समूह। वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कह देते हैं? शब्द कह देते हैं। और वाक्य में क्या होता है? शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। यहाँ पे ये कंडीशन हमने देख ली भाई, वर्ड किसको शब्द किसको कहते हैं और वाक्य किसको कहते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बनता है, वो क्या है उसको भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन है भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, या फिर एक दूसरा है अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई। और दूसरा है भाव या भावार्थ के आधार पर। भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई। अब देखो इसके उत्तर क्या होंगे।
तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। अब अर्थ के आधार पर भाषा मतलब कि जो शब्द है उसी का तो अर्थ निकलता है। वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं, और शब्द जब होता है शब्द का ही क्या निकलता है, अर्थ होता है। तो भाषा, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी, शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा जवाब, यहाँ पे तो हो रहा होगा शब्द। अब भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, जैसे हम मुहावरे और लोकोक्ति को पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि वह भाव या भावार्थ के आधार पर होता है। तो भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी वाक्य। क्या हो जाएगी, वाक्य। तो यहाँ तक उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और हम फिर आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग। अब देख रहे हैं किसको हम, वर्णमाला। वर्णमाला, वर्णमाला, वर्णमाला को ही समझते हुए चलते हैं, धीरे धीरे आराम से पढ़ेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है और अच्छे से समझते हुए चलेंगे, ठीक है। तो इसमें हम इसकी परिभाषा क्या होती है और इसकी संख्या क्या होती है। अगर हम वर्णमाला की बात करें तो इसकी परिभाषा यहाँ पे हम देखेंगे क्या, परिभाषा को, और फिर देखेंगे किसको, संख्या को। तो देख लेते हैं। पहले क्या आएगी, परिभाषा, और दूसरी हम देखते हैं यहाँ पे संख्या। तो परिभाषा क्या होगी इसकी, इसकी परिभाषा होगी वर्णों के, परिभाषा हो जाएगी वर्णों के व्यवस्थित समूहों को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। अगर हम इनकी संख्या की बात करें तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, इनकी संख्या हो जाएगी कितनी भाई, संख्या होगी कितनी, 52, मतलब कि 52। कितनी हो जाएगी, 52। अच्छा 52, यहाँ पे हम तीन चीज़ों को देख रहे होंगे यहीं से। एक तो हम देख रहे होंगे क्या, स्वर, और दूसरा देख रहे होंगे चलिए अब संख्या की जब हमने बात की, संख्या कितनी है, 52। तो इसमें स्वर कितने होते हैं, स्वर की संख्या कितनी है, और व्यंजन की संख्या कितनी है। और यहाँ पे दो शब्द होते हैं जिनको हम कहते हैं क्या, विसर्ग, अयोग बहा, क्या कहते हैं, इनकी संख्या कितनी है, 11। इनकी संख्या है 11। स्वर कितने होते हैं, 11। और अगर व्यंजन की बात करें तो भाई 11 स्वर हैं, बच्चे कितने, 52 होते हैं, तो बच्चे कितने बताओ भाई, 41। लेकिन यहाँ पे जो दो होते हैं अयोग वाहा, और जब दो अयोग वाहा होते हैं तो व्यंजन कितने होंगे, 39। व्यंजन कितने हो जाएंगे, 39। और दो क्या होते हैं, अयोग वाहा होते हैं, अयोग वाहा। अयोग वाहा मतलब जिनका वहन नहीं होता है। अब यहाँ इनकी संख्या 39 है और इनकी संख्या कितनी है, 2 है।
हमने देखा किसको, परिभाषा को, वर्णमाला की परिभाषा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। और संख्या कितनी है, 52। स्वर की संख्या है 11, व्यंजन कितने हैं 39, और 2 क्या होते हैं, अयोगवा, टोटल हो गए 52। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बन जाता है कि वर्ण कितने होते हैं, वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो वर्णों की संख्या हम 33 देखते हैं, और अगर कुल वर्णों की संख्या की बात की जाए तो कुल वर्ण कितने हो जाते हैं, 44। 44 मतलब 11 ये आपके स्वर जोड़ दिए जाते हैं, तो टोटल कितने हो जाते हैं, 44 हो जाते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद थोड़ा सा हम और देख लेते हैं वर्ण के रूप को। किसको देख लेते हैं, वर्ण के रूप को। किसको देखेंगे, वर्ण के रूप। अब वर्ण के रूप की बात करें तो वर्ण के रूप कितने होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन से, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। कौन कौन सा होता है, एक हो जाता है स्वर और दूसरा हो जाता है व्यंजन। एक है स्वर और दूसरा क्या है, व्यंजन। अच्छा, स्वर कैसे होते हैं, स्वर भाई स्वतंत्र होते हैं। कैसे होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। स्वर स्वतंत्र होते हैं। और व्यंजन क्या होता है, अस्वतंत्र होते हैं या फिर स्वतंत्र नहीं होते हैं। स्वर कैसे होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। स्वर कैसे होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। स्वर होते हैं स्वतंत्र। और व्यंजन कैसे होते हैं, स्वतंत्र नहीं होते हैं। नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये स्वतंत्र होते हैं और ये स्वतंत्र नहीं होते हैं। चलिए, तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं, इनको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो वर्णमाला की परिभाषा क्या होगी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है, संख्या होती है 52। उसमें 11 स्वर होते हैं, 39 व्यंजन और 2 अयोगवाह। अब वर्णों के रूप को हमने देखा तो वर्णों के रूप होते हैं 2, स्वर और व्यंजन। स्वर स्वतंत्र होते हैं और व्यंजन कैसे होते हैं, स्वतंत्र नहीं होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं अस्वतंत्र होते हैं। ये स्वतंत्र कैसे होते हैं, मतलब इनका उच्चारण करने में, स्वरों का उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। अगर हम व्यंजन की बात करें तो जब व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो स्वरों की सहायता से ही व्यंजन बोले जाते हैं, इसलिए ये स्वतंत्र नहीं होते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे किसको, स्वर को। अब देख रहे होंगे स्वर वर्ण को। किसको देखेंगे, स्वर को। चलिए, अब स्वर वर्ण को देखेंगे तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी उत्पत्ति क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, और इसका लिंग कितने होते हैं, कौन कौन से लिंग होते हैं। तो देख लेते हैं इसकी उत्पत्ति, परिभाषा और लिंग। तो हम पहले देखेंगे क्या, उत्पत्ति को। दूसरा इसकी हम परिभाषा को देखेंगे। और तीसरी कंडीशन हम देखेंगे क्या, लिंग कितने होते हैं, लिंग। तो यहाँ पे उत्पत्ति की बात करें तो उत्पत्ति इसकी किससे हुई, अच धातु से। किससे हुई है, अच धातु से। अच्छा, अच धातु से हुई है। ये अच
संस्कृत में स्वरों को हम क्या कहते हैं? अच कहते हैं, और जो व्यंजन होते हैं उनको हम हल कहते हैं। तो स्वर की उत्पत्ति हुई है अच धातु से। स्वर की परिभाषा क्या होती है? जैसा कि अभी हम बताए हैं, ये स्वतंत्र होते हैं। स्वर कैसे होते हैं? स्वतंत्र। तो हम कह सकते हैं वे वर्ण जिनका उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जा सकती, तो वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। जिनका उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। और लिंग की बात करें तो लिंग कितने होते हैं? देखो, दो लिंग होते हैं, एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग। तो देख लेते हैं, एक क्या होता है? स्त्रीलिंग, और एक होता है पुल्लिंग। एक स्त्रीलिंग हो जाता है और एक क्या हो जाता है? पुल्लिंग हो जाता है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो पहले हम परिभाषा लिख लेते हैं। वे वर्ण जिनका उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की सहायता किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। तो स्वर की परिभाषा, वे वर्ण जिनका उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, वो क्या कहलाते हैं? स्वर। अब लिंग की बात करते हैं। तो लिंग कितने हैं? दो होते हैं, एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग। एक होता है स्त्रीलिंग और दूसरा होता है पुल्लिंग। एक हो जाता है स्त्रीलिंग और दूसरा हो जाता है पुल्लिंग। अच्छा, स्वर के साथ क्या होता है? स्वर का कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग होता है और कौन से पुल्लिंग होते हैं? तो हम पहले स्त्रीलिंग को देख लेते हैं। स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग कौन कौन से होते हैं? ई और बड़ी, और उसके बाद री। ये तीन कैसे होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। ये तीन वर्ण कैसे होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। और उसके बाद शेष सभी स्वर के कैसे होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। हालांकि शेष स्वर की बात ही नहीं, पूरे वर्णमाला में केवल यही तीन स्त्रीलिंग होते हैं, बाकी सब कैसे होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। तो जैसे कि हम बात करें तो री पुल्लिंग में देखते हैं, ई और री, ई और री को छोड़कर शेष सभी स्वर कैसे होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। पुल्लिंग होते हैं। तो हमने वर्ण के बारे में जाना। वर्ण की परिभाषा, उत्पत्ति कैसे हुई? तो स्वर की उत्पत्ति कैसे होती है? तो स्वर की उत्पत्ति अच धातु से हुई। परिभाषा, वे वर्ण जिनका अध्ययन करने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, उनको हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। लिंग की बात की तो लिंग कितने हैं? दो, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। री, ई और ई ये कैसे होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। बाकी सभी कैसे होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देख लेते हैं थोड़ा सा हम और।
अब हम देखते हैं क्या, स्वर की संख्या। स्वर को तो हम पढ़ ही रहे हैं, तो स्वर में देखते हैं किसको, संख्या को। तो संख्या में हम देखेंगे क्या, मूल संख्या। किसको देख रहे होंगे, मूल संख्या, या फिर हम कहें मूल स्वर। मूल स्वर ऐसे लिखते हैं, 1 मिनट, मूल स्वर। अब मूल स्वर कितने होते हैं, तो इनकी संख्या कितनी होती है, 4। संख्या कितनी है, 4 है। कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। जैसे कि आ जाएगा आपका छोटा आ, उसके बाद छोटी ई, उसके बाद छोटा ऊ, और उसके बाद आपका री। तो ये तो हो गए मूल स्वर। अच्छा, कुल स्वर की बात करें, किसकी बात करें, कुल स्वर की। कुल स्वर, तो जब हम कुल स्वर को देखते हैं तो कुल स्वर की संख्या कितनी होती है, ये होती है 11। अब 11 कौन कौन सी है उसको भी भाई देखेंगे। थोड़ा सा इसको ऊपर लेते हैं। स्वर कितने हैं, 11। अब देखो कौन कौन से स्वर हैं। तो पहला हम देखते हैं छोटा आ, दूसरा है बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, और एक और देख लेते हैं बड़ा ऊ। उसके बाद देख लेते हैं री, ए, ऐ, ओ और औ। संख्या देखते हैं, ये कैसे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7, 8, 9, 10 और एक ये 11। अच्छा, ये तो स्वर की कुल संख्या हो गई। अगर हम इनकी मात्रा की बात करें तो मात्रा के आधार पर संख्या कितनी है भाई, मात्रा के आधार पर इनकी संख्या कितनी है। तो मात्रा के आधार पर जब हम देखते हैं तो मात्रा के आधार पर अब मात्रा के आधार पर जब संख्या देखेंगे तो संख्या निकल के आती है कितनी, 10। कितनी संख्या है, 10 संख्या है। कौन कौन सी हैं उसको भी देख लेते हैं भाई। चलो भाई, अब देखते हैं। एक क्या है, छोटा। क्या छोटे आ की मात्रा होती है, छोटे आ की मात्रा होती है, नहीं होती भाई। इसीलिए इसकी मात्राएं कितनी होती हैं,
10। अब बड़े आ की मात्रा क्या होती है, जो कि 2 नंबर पे है ये। 3 नंबर पे क्या है, छोटी ई, इसकी मात्रा कैसी होती है ये। 4 नंबर पे क्या है, बड़ी ई, और इसकी मात्रा क्या होती है ये। 5 नंबर पे क्या है, छोटा ऊ, और इसकी मात्रा ये। 6 पे बड़ा ऊ, और इसकी मात्रा ये। 7 नंबर पे क्या है, री, और इसकी मात्रा क्या होती है री। और ए की मात्रा 1 होती है, आई की मात्रा कितनी होती है 2, और औ की मात्रा क्या होती है ये, और ओ की मात्रा ओ की मात्रा 1 होती है, और औ की मात्रा कितनी होती हैं 2 होती हैं। तो ये हो जाएगा 8, 9, 10 और 11। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। अब स्वर की संख्या की बात की तो मूल स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं। इन्हीं को हम ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर। मूल स्वर यही होते हैं और ह्रस्व स्वर भी यही होते हैं। कुल स्वर कितने हैं, 11 हैं, वो आपके सामने है, और मात्रा के आधार पर 3 हैं। आज हम लोग क्लास को यहीं तक रखते हैं, और बाकी हम अगली क्लास में देखेंगे। इसका जो PDF है वो हमारे गाइडेंस गुरु जो टेलीग्राम चैनल है उस पे मिल जाएगी, और जो हैंड राइटिंग नोट्स है वो भी आपको गाइडेंस गुरु के जो टेलीग्राम चैनल है उस पे मिल जाएगा। तो आप लोग उसको सब्सक्राइब करके और उसको सर्च करके आप देख सकते हैं। हालांकि मैं इसके जो गाइडेंस गुरु टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक इस पे लगवा दूंगा, तो आपको इसकी PDF आसानी से मिल जाएगी। वैसे मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग जो नोट्स हैं वो अपने हाथ से खुद बनाएं। हालांकि मैं तो आपको हैंड राइटिंग नोट्स दे ही दूंगा, लेकिन अगर आप नोट्स खुद बनाते हैं तो वो आपको बेहतर समझ में आएंगे और आपकी तैयारी को और अच्छा करेंगे। क्योंकि जब किसी चीज़ को आप स्वयं करते हो तो उससे बेहतर कुछ नहीं होता है। तो इसलिए नोट्स आप खुद बनाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। और हम लोग कल फिर इसी समय पर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।